हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के ज्योग्राफी के बुक के साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 6 के इकाई वन या कह सकते हैं खंड ख करने जा रहे हैं। इसमें पढ़ने का हम लोग का है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ने हैं कि किस तरीक़ा से आपदा आते हैं, हमारे जीवन में भी आपदा आते हैं, बहुत सारे दुख परेशानी समस्या तकलीफ आते हैं, उसी प्रकार से प्राकृतिक द्वारा भी आपदाएं आते हैं, जिसके बारे में हम समझेंगे। सर प्रकृति के द्वारा कौन से आपदा आते हैं? जैसे बाढ़, तो बाढ़ कौन सा आपदा कहलाएगा? प्राकृतिक आपदा कहलाएगा। सुखाड़, सुखाड़ कौन सा आपदा कहलाएगा? प्राकृतिक आपदा कहलाएगा। आंधी तूफान, ये सब कौन सा आपदा कहलाएंगे? प्राकृतिक आपदा कहलाएंगे। भूमि को हिलता है, भूमि हिलता है तो उसको क्या कहते हैं? वो सर भूमि हिलता है उसको भूकंप कहते हैं। तो भूकंप कौन सा आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। इस सारे आपदाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे, बूझेंगे, प्रयास करेंगे। तो करा अपने 9वीं कक्षा में उन आपदाओं का अध्ययन किया है। अगर आप पढ़े होंगे तो 9वीं कक्षा में आप आपदा के बारे में पढ़े होंगे, जो मानवीय गलतियों के कारण घटित होती है। कुछ आपदाएं ऐसे होते हैं जो मानव के गलती के कारण घटित हो जाते हैं। आपने उसके प्रबंधन का काफ़ी ज्ञान भी हासिल किया होगा और उसके प्रबंधन का बहुत सारे ज्ञान भी हासिल किए होंगे, लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें कि आपदाओं के लिए सिर्फ मनुष्य जिम्मेवार है। आप इस भ्रम में ना रहें कि आपदा के लिए सिर्फ कौन जिम्मेवार है? मनुष्य जिम्मेवार है, यानी कि मनुष्य के कारण ही आपदाएं आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आते हैं। सच तो यह है कि कई भयावह आपदाएं की स्थिति में मनुष्य निसहाय होता है, यानी कुछ ऐसे भयानक आपदाएं आते हैं जिसे मनुष्य को कुछ नहीं कर सकता है, हेल्पलेस होता है, मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ देखने के बावजूद और अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। उसका कारण प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक व्यवस्था में जब कई कारणों से अकारण व्यवस्था उत्पन्न होती है तो वे व्यवस्था ही प्राकृतिक जनित आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। इन्हीं आपदाओं की जानकारी आपके 10वीं कक्षा में दी जाएगी। अरे जो कुछ ऐसे आपदाएं होते हैं जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं, और उसी जानकारी को हम इस अध्याय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको दिखा बोल सर हमके क्या बोल पेंसिलिया वाला डिब्बिया, हमके बोल सर पेंसिलिया कलरवा वही अभी ले आए हम कि हाँ बोल सर बोली वाली डिब्बिया। कह रहा क्या आप जानते हैं सुनामी क्या है? Do you know what is the tsunami? Yes sir, I am know the tsunami. जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण लहरदार होकर तट से टकराते हैं, जब तरंग जो हैं भूमि से लहर से टकराते हैं, समुद्र के जो पानी हैं जो एकदम क्या होते हैं, टकराते हैं उसके लहर, तो तट के ओर जल कई मीटर की ऊंचाई तक उछल जाते हैं। यही कारण था कि जब तट के जल हो जाता है बहुत ऊंचाई तक क्या हो जाते हैं, उछल जाते हैं, तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। इसे ही सुनामी कहा जाता है। सिंपल शब्द में कहा जाए तो समुद्र वाला, मान लीजिए तट है, तट मतलब कुछ जो भूमि वाला भाग है, इधर समुद्र पानी, अब बहुत स्पीड में आया, उछल के टकरा के इधर चला गया, अंदर चला गया, यही पानी तबाही अंदर मचाएगा, उसको कौन नामी कहेंगे? कौन नामी? सुनामी कहते हैं। तुम यह भी जानते होगे कि जब किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है तो यह उस परिस्थिति को ही बाढ़ कहते हैं। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा पानी, यही पे सुनामी वाला पानी पूरे इलाके में, समतल इलाका में फैल जाता है, तो इस पानी को क्या कहेंगे? बाढ़ कहेंगे। कौची कहेंगे? बाढ़। बख्तियारपुर बाढ़ का लाइव बहुत फेमस है यार, वो बाढ़ के बारे चर्चा नहीं कर रहे, इसमें चर्चा हो रहा है तो किसी दूसरे बाढ़ का, पानी वाला बाढ़ का। तो हम लोग आगे जाने का प्रयास करते हैं। करा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी अति विनाशकारी है। प्राकृतिक आपदा में सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन कौन है? सबसे ज़्यादा बाढ़ विनाश करता है, उसके बाद सुखाड़, भूकंप, उसके बाद सुनामी। इसके अतिरिक्त चक्रवात भी है। ओला वृष्टि, ओला चक्रवात मतलब कुछ हवा जो पवने बहुत स्पीड में चलते हैं पानी के साथ साथ, तो चक्रवात कहलाते हैं। ओला वृष्टि, ओला मतलब क्या होता है? ओला रे ओला रे, ओला रे ओला नहीं,
अरे बर्फ़ के जो वो छोटे छोटे कण होते हैं जो गिरते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में गिरते हैं, उसे ओलावृष्टि कहते हैं। हिमस्खलन, हिमस्खलन मतलब कुछ पहाड़ी इलाका में बरसात के मौसम में देखते हैं पहाड़ी खिसक जाता होगा, भूमि खिसक जाता होगा, उसे हिमस्खलन कहते हैं। भूस्खलन भी कहा जाता है। जैसी घटनाएं भी प्राकृतिक आपदा के ही अंग हैं। ये सारे घटनाएं हैं जो कौन से आपदाएं के अंतर्गत है? प्राकृतिक आपदा। लेकिन बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी के बड़े स्तर पर प्रभाव के कारण ही इसके कारणों की समीक्षा के साथ परिणाम और प्रबंध का अध्ययन 10वीं वर्ग में प्रस्तुत किया जा रहा है। यही कारण है कि सुनामी और सुखाड़, लेकिन बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी के कारण ही क्या चीज़ हो रहा है? एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर आ रहा है, जिसकी जानकारी हमें इस 10वीं कक्षा में प्राप्त होगा या जिसकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगा। क्या आपने कभी भूकंप अनुभव किया है? क्या आपने भूकंप अनुभव किया? बोल हाँ सर, बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है क्या? डर के तो हालत ख़राब हो जाता है। यदि नहीं किया है तो यह जान ले कि पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है, यानी कि पृथ्वी हिलती है, कंपन होती है, तब रणबीर कपूर का गाना जैसा है न, धड़क धड़क धड़क, तो वही भूकंप कहलाता है। इसका मापन स्केल मीटर के द्वारा किया जाता है। मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा। कौन? रिएक्टर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भूकंप को किससे मापा जाता है? तो भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। जैसे बुखार को थर्मामीटर से मापा जाता है, उसी प्रकार लंबाई को इंच से मापा जाता है, उसी प्रकार से रिएक्टर समय को टाइम से, समय को किससे मापा जाता है? समय से, टाइम से, टी से मापा जाता है। उसी प्रकार से भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर वाला बटन दबाना ना भूलें। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाती है तो उसे सुखाड़ की स्थिति माना जाता है। जब बरसात औसतन जो वर्षा है उससे 25 सेंटीमीटर के अधिक कमी आ जाए, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो जाए तो उसे माना जाएगा कि क्या चाहिए? सुखाड़ हो गया है। समानतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में प्रायः प्रतिवर्ष सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ प्रत्येक वर्ष क्या आता है? सुखाड़ आता है। कौन? खाड़, सुखाड़। अपने माता पिता या दादी से पूछ सकते हो कि उन्हें कोई प्राकृतिक आपदा झेली है अथवा नहीं। आपने चाहे तो आप क्या करा किताब कि अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, दादा दादी से पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा उन्होंने झेला है कि नहीं झेले हैं। आप स्वयं पिछले वर्ष 2008 समाचार पत्रों, टेलीविज़न में देखे होंगे कि कोसी नदी की बाढ़ ने किस प्रकार लोगों को दहला कर रख दिया। आप देखेंगे 2008 में कोसी नदी के समाचार पत्र में, टेलीविज़न में या यूट्यूब पर भी अभी खोज सकते हैं। 2008 का दृश्य देख सकते हैं कि तरीक़ा से पूरा बाढ़ एकदम पूरा दहला दिया था। कोसी नदी की धारा ही बदल गई। बिहार के लोगों के लिए यह कोई नई घटना नहीं है। अगर देखा जाए तो बिहार के लोगों के लिए कोई नई घटना नहीं है। कोसी की इसी विनाशशीलता के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यही कारण है कि कोसी भी जब भी बाढ़ लाता है तो विनाशकारी बाढ़ लाता है। यही कारण बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन देने योगवा? ध्यान देने योगवा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस वर्ष 2009 बिहार सहित देश के अनेक भागों में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही कारण हुआ कि इस साल जो 2009 में बिहार सहित देश के अनेक भागों में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण क्या चीज़ हो गया? बहुत सारे जगह पर सुखाड़ घोषित हो गई है। बाढ़ और सुखाड़ तो बिहार के लोगों के लिए एक अस्थायी त्रासदी है। अस्थायी त्रासदी मतलब ये नॉर्मल सा बात है बिहार में बाढ़ और सुखाड़ आना। हर एक साल बाढ़ आता है, हर एक साल सुखाड़ आता है। तो नॉर्मल। अस्थायी, अस्थायी मतलब रहता है कभी कभी, अस्थायी मतलब कि हमेशा रहता है। तो ये अस्थायी त्रासदी है। त्रासदी मतलब कुछ विनाशकारी है। यदि आप अपने दादा दादी से बात करेंगे तो वह 1934 के भूकंप की याद दिलाते हैं। बिहार के कई भागों में जमीन के फटने की घटना थी। सैकड़ों लोग मौत के शिकार हुए, हजारों लोग बेघर हो गए। समुद्र तट से दूरी होने के कारण बिहार में सुनामी को तो प्रकोप नहीं है, लेकिन चक्रवाती प्रभाव से लगभग प्रति वर्ष बिहार में जान और माल की भारी बर्बादी होता है।
कह रहा है कि जो 1934 में देखा जाए तो बिहार में भूकंप आया था, उसमें ज़मीन फटा था, तो बहुत सारे लोगों की क्या हो गए थे, मौत हो गए थे। और इतना ही नहीं है, अगर देखा जाए तो 1000 लोग बेघर भी हो गए। सुनामी आने के कारण, भूकंप आने के कारण बहुत सारे घर टूट के गिर गए हैं, जिसके कारण क्या बेघर भी हो गए। समुद्री तट में दूरी होने के कारण बिहार क्या सुनामी के प्रकोप में नहीं आता है। अगर समुद्र से नज़दीक रहता तो बिहार में सुनामी भी बहुत प्रचंड मात्रा में आता है। यही कारण कि प्रति वर्ष जान माल की क्षति होता है, जो अत्यधिक पहुँचते रहता है बिहार में। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मृदा स्खलन जैसी घटनाएं अक्सर होती है। अगर देखा जाए तो बिहार के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन नॉर्मल बात है, मृदा स्खलन नॉर्मल बात है, हमेशा होते रहता है, ये सारे अक्सर घटते रहती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड इसके सर्वाधिक ग्रसित रहते हैं। हिमालय प्रदेश में विकास कार्यों में लगातार हो रही वृद्धि तीव्र ढाल पर अवस्थित चट्टान को कमज़ोर बना देती है। यही कारण है कि हिमालय पर जो तीव्र ढाल से क्या होती है, पानी बह रहा है, जिसके कारण चट्टान को कमज़ोर बना देती है। यही कारण है कि धीरे धीरे चट्टान नीचे भूस्खलन होकर नीचे गिर जाते हैं, और उन्हीं चट्टानों के टूटने से भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। हिमस्खलन की समस्या अत्यंत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में घटती है, और इस हिमस्खलन को जो घटना देखा जाए तो अत्यंत होता है पर्वतीय क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र में ही हिमस्खलन होता है। मैदानी भारत के लोगों के लिए और विशेषकर बिहार के लोगों के लिए यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर देखा जाए तो मैदानी भारत के लिए और कई प्रकार के भारतों के लिए ये नॉर्मल बात है, ये आपदा घटते रहती है, ये आपदाएं होते रहती है। लेकिन भारत के पर्वतीय राज्यों के लिए यह एक गंभीर आपदा है। अगर देखा जाए तो भारत के पर्वतीय इलाकों में जहाँ जहाँ पर्वतीय इलाका है वो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि वहाँ भूस्खलन अधिक मात्रा में होते रहती है। तो ये बहुत ही संदेह की बात है कि जहाँ चट्टान, जहाँ ये भूमि पहाड़ी इलाका है, या कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भूमि स्खलन ज़्यादा होती है। जहाँ पर पहाड़ी इलाका नहीं है वहाँ पर भूस्खलन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। प्रबंधन मतलब होता है कि इससे कैसे बटा, मान तो लिए कि सर प्राकृतिक आपदा आता है, समझ लिए इससे नुकसान भी होता है, ये भी जान गए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये भी जान गए, लेकिन इससे कैसे बचा जाए, तो ये प्रबंधन के बारे में हम लोग जानते हैं। आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है, कैसी भी आपदा हो उसका प्रबंधन होना अनिवार्य है, जरूरी है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होता है, वरन विकास कार्यों में कई व्यवस्थाएँ भी उत्पन्न होती है, व्यवधान भी उत्पन्न होता है। जो होता है, जो विकास जो आती है विकास कार्य में जो होता है पर आपदा आता है, इसके कारण जो विकास में, डेवलपमेंट में जो नुकसान होता है उसका अवरुद्ध होता है, रुकता भी है। उसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्याख्या की गई है। यही कारण है कि मुख्यालय तथा स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्या किया गया, व्याख्या की गई। लेकिन इन व्यवस्थाओं के असफलता होने के से नवीन प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर यही कारण हुआ कि ये जो आपदाएं के लिए तो प्रबंधन किया जाए और ये भी सफल ना होकर असफल रहे, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय नोडल मंत्रालय। राष्ट्रीय के बारे में समझेंगे, नोडल मंत्रालय के बारे में। राज्य के बारे में समझेंगे, राहत और पुनर्वास प्रभाव आपदा प्रबंधन विभाग के बारे में समझेंगे। जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय के बारे में समझेंगे। खंड पंचायत समिति का कार्यालय के बारे में समझेंगे। गांव ग्रामीण आपदा प्रबंधन की समिति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से ग्राम आपदा प्रबंधन समिति बना है, खंड में पंचायत समिति, प्रखंड जिसको कहते हैं पंचायत समिति कार्यक्रम बना है, जिला में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आपदा प्रबंधन किया जाता है। राज्य में राहत और पुनर्निर्माण प्रभाग आपदा प्रबंधन द्वारा विभाग के द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन किया जाता है। राष्ट्र में नोडल मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, प्राकृतिक आपदा को प्रबंधन किया जाता है। उत्तर बिहार के लोग और विशेषकर कोसी प्रदेश के लोग परंपरागत रूप से बाढ़ नियंत्रण में दक्ष है। अगर देखा जाए उत्तर बिहार में देखा जाए और कोसी जो जितने भी कोसी नदी के आसपास रहते हैं उसमें देखा तो ये परंपरागत है। जैसे बापे पुत पराजत घोड़ा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा वही वाला कहावत है, कहने मतलब हमेशा यहाँ बाढ़ आते रहती है। बाढ़ की नियंत्रण प्रक्रिया है। उन्होंने अनादिकाल से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली बना ली है। और एक दो साल से नहीं है, ये आदि समय बहुत पुराने समय से बाढ़ आ रहे हैं। अब इन लोग का जीवन तो ऐसा हो गया है कि अब आदि हो गया, नॉर्मल बाढ़ से इनको परेशानी नहीं होता, क्योंकि हमेशा बाढ़ देखते ही रहते हैं।
सुखाड़ के प्रबंधन हेतु भी आम लोग के सहयोग के कारण करना आवश्यक होता है। अगर सुखाड़ आ जाए तो आम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, प्राइवेट लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सरकार ध्यान दे, सरकारें ही प्रबंधन करें और आम जनता जिसके पास पैसे हैं, जो चाहते हैं मदद करने के लिए, वो मदद ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामूहिक प्रयास से ही कुएं की खुदाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि ये सुखाड़ जहाँ है तो सरकार चापाकल खुदाएगा तब ये खुदेगा, सरकार देगा कुआं खोदने के लिए, तब सामूहिक रूप से आप गांव घर में पैसा तसिल के कुआं को खोद सकते हैं। सामूहिक रूप से ही तालाब की खुदाई और रोजगार के नए क्षेत्र तलाशे जा सकते हैं। और यही हो सकता है, सामूहिक रूप से क्या हो सकता है, तालाब की खुदाई और रोजगार के नए क्षेत्र तलाश किए जा सकते हैं। भूकंप और सुनामी भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है। अगर देखा जाए तो भूकंप और सुनामी भी भारत के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। भूकंप के प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण का कार्य किया गया है। अब भूकंप के द्वारा नए तकनीक का क्या किया भवन निर्माण में किया गया कि भूकंप रोधी, अब देखते हैं मकान बनता होगा तो भूकंप रोधी मकान बनता है कि अगर भूकंप भी आ जाए तो मकान टूटे नहीं, क्षति कम से कम हो सके, ज़्यादा क्षति नहीं हो सके। भूकंप निरोध भवनों के निर्माण में वृत्ताकार या बहुभुजीय आकृति के बदले याताकार अर्थात वर्गाकार भवन आकृति, याताकार यानी आयत को होगा, बहुभुज हो सकता भवन, या तो याताकार भवन होगा या तो वर्गाकार भवन निर्माण किए जाते हैं। प्राथमिकता दी गई है, ऐसे भवनों के निर्माण की प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रकार के तटीय भारत में सुनामी के चेतावनी और प्रबंधन के लिए विशेष कार्य किए गए हैं। और तटीय जो इलाके हैं, समुद्र के जो नज़दीक में इलाके हैं, उसको सुनामी को अलर्ट करने के लिए बहुत सारे क्या चीज़ के प्रबंधन किए गए, बहुत तकनीक की सुविधा दी गई है। रेडियो पर, टेलीविज़न पर, पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अब सरकार के द्वारा मुहिम चलाया जाता है कि सुनामी आने से पहले इन लोगों को अवगत करा दिया जाता है कि वो यहाँ सुनामी आने वाले हैं। कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया। भारत के विनाशकारी चक्रवात कब आया था? 29 अक्टूबर 1999 में जो भारत में ऐसा चक्रवात आया था जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी हुआ। फिर भारत के विनाशकारी भूकंप आया, भूकंप लिख दिया, भूकंप 1934 में आया। भारत के प्रमुख खुदाई सुखाड़ वर्ष, सबसे ज़्यादा सुखाड़ कब आया था भारत में? 1966 में। भारत के प्रमुख सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 में आया था। ये भारत में प्रमुख जो है, सबसे ज़्यादा जिससे क्षतिग्रस्त हुए भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, भारत को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुआ, परेशानी हुआ, जान माल की क्षति प्राप्त हुआ। यही चार समय आए थे चक्रवात, भूकंप और सुखाड़ और सुनामी के अंतर्गत माने जा रहे हैं आज तक के हिसाब से। 2002 में भारत के पूर्वी तट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से भारी बर्बादी हुई। देखा जाए तो 2002 में भारत में पूर्वी तट तथा अंडमान निकोबार समूह में बहुत बड़ी सुनामी आया, जिससे बहुत बार बर्बादी हुआ। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर चक्रवात तथा सुनामी प्रभाव को कम करने की नीति आवश्यक है। यही कारण है कि यही सुनामी को और चक्रवात को कम करने के लिए, प्रभाव को कम, ज़्यादा नुकसान को कम नुकसान होने के लिए इसे ऐसा रूल नियम बनाना चाहिए, ऐसा योजना बनाया जाए जिससे कम से कम नुकसान हो सके। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें आम लोगों की सहभागी नहीं होती है। और कोई भी कार्य हो जब तक वो नहीं सहभागी हो सकता है, जब तक उसमें आम लोगों की सहयोगी ना हो सके। आम लोगों की सहभागी तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। और आम लोगों की सहभागी तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। और ये निर्णय दीर्घकाल में प्रबंध हेतु आवश्यक होते हैं। और यही सारे निर्णय होते हैं जो दीर्घकाल में, लंबे समय में जो क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि आपको अपने आसपास घटने वाले किसी भी संभावित खतरे का पूर्ण जानकारी हो। यही इसका मेन उद्देश्य कह सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपके आसपास जो भी घटना घट रहा है, इससे घटना घटने से अगर पहले आपको जानकारी प्राप्त हो जाए तो ये घटना को रोक सकते हैं, यानी कि बर्बादी को कम किया जा सकता है, जिसको हम लोग पूर्वानुमान कहते हैं। पूर्वानुमान अथवा पूर्व जानकारी से विनाश को कम किया जा सकता है। अगर पूर्वानुमान का मतलब क्या सा, आने सुनामी, बाढ़ और सुखाड़, कह सकते हैं भूकंप आने से पहले हमको जानकारी मिल जाए कि कहाँ पर कौन सा इलाका में। जैसे देखते हैं अब हम लोग वेदर की सहायता से, गूगल की सहायता से, नेट की सहायता से, या तो सरकार के योजना की सहायता से हमको पहले पता चल जाता है कि कहाँ बाढ़ आने वाला है, कहाँ वर्षा होने वाला है, कहाँ सुनामी आने वाला है। इससे हम उसको बचने, क्षति को कम किया जा सकता है। क्षति को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्षति को
को कम किया जा सकता है। इसी को कहते हैं पूर्वानुमान अथवा पूर्व जानकारी से विनाश को कम किया जा सकता है। और इस अध्ययन की सही मूल उद्देश्य है, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि हमको जो भी सुनामी आवे, चक्रवात आवे, बाढ़ आवे, भूकंप आवे, इसको आने से पहले अगर हमको जानकारी मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सुनामी को ज़्यादा क्षति से होने से रोक सकते हैं, भूकंप में ज़्यादा क्षति होने से रोक सकते हैं, सुनामी सुखाड़ को में से ज़्यादा क्षति होने से क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो आप बना सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसमें इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद और भूकंप, कौन सा भी है प्राकृतिक आपदा के बारे में आपको पढ़ा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 5 को क्वेश्चन, एक का क्या होगा, क्या होगा, या इसको कर दीजिए आप A, B, C और D करके ऑप्शन में दे दीजिए। जो सही है ऑप्शन वो एक के बगल में इस तरीक़ा से एक डैश देके यहाँ पर आंसर दीजिए क्या गा। पूरा लिखना नहीं है कि आतंकवाद होगा, तब लिखना है तो क्या होगा, ग होगा। इस तरीक़ा से या तो सी कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा, किसके द्वारा मानव के द्वारा आपदा आएगा, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी, उपयुक्त सभी, कौन है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं बताइए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र से भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं, कौन है इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।